नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं, कल से आपकी बेसिकली उत्तर प्रदेश डीएलएड में 21 बैच के प्रथम सेमेस्टर के सभी साथी जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और जो हमसे 21 बैच के बन करके हमसे जुड़े हैं और आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, डीएलएड के बच्चे, उनका कल से एग्जाम है। और पूरी तरीके से मुझे पता है कि आप सभी लोग अपना अपना जो है सेंटर जो है देख चुके होंगे या आप पता कर लिए होंगे आपका सेंटर कहां पर है और आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा। कुछ बच्चे ने पूछा कि एडमिट कार्ड के साथ कुछ लेके जाना है, तो आप अगर वैसे तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन आप आधार कार्ड अपना लेके जा सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ, और लेके जाइएगा, ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड अति आवश्यक तो इस एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन शायद अगर आपसे मांग ले तो लेके आप जाइएगा अपनी तरफ से, ठीक है। और उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है, इस वीडियो में मैं कुछ आपको मैराथन क्लास नहीं दे रहा हूं, न ही मैं आपको जो है कोई प्रश्न पूछ करके डाइवर्ट करना चाहता हूं। बस आपसे जो है परीक्षा की आखिरी रणनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन देने वाले हैं कि कोई परीक्षा पहाड़ नहीं होती है। और बेसिकली उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का टीचर बनना या उत्तर प्रदेश में प्राइमरी प्रशिक्षुओं की जो परीक्षा होती है बहुत ही आसान होती है, बस आवश्यकता होती है तो आपकी पुरानी निरंतरता, पिछले दिनों में जितना आपने निरंतर रहा होगा उसका फायदा कल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। निशांत ज्ञान के साथ अगर आप निश्चित रूप से निरंतर जुड़े हुए होंगे उसका फायदा जो है कल आपको परीक्षा में जरूर दिखाई देगा। जब बाल विकास के सिद्धांतों को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सिद्धांत हमारे ही लेक्चर वीडियो से आपको देखने को मिलेगा, वो आप कल अपने ग्रुप में जो है इसका डिस्कशन आप कर सकते हैं। तो चलिए परीक्षा की आखिरी रणनीति पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद पेपर को किस रणनीति से सॉल्व करें, क्योंकि कल जो है आपका पहले दिन जो आपका एग्जाम है वो बाल विकास है और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है। 2 पेपर है और 2-2 घंटे का ये पेपर होगा, 50-50 नंबर का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है क्योंकि ये पेपर जो है ये जो दोनों पेपर है आपके लिए नए होते हैं। लेकिन आप अगर पिछले 2 महीनों से लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए अब नया नहीं रहा होगा, क्योंकि आप इसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अब जो है आपका अपना फैक्चुअल विषय लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं आज आपको क्या करना चाहिए और क्या सीरीज से प्रश्न पूरे मिलेंगे। तो सबसे पहली डाउट आपका यही मैं क्लियर कर देता हूं, ज्यादातर बच्चों ने यही पूछा क्या सीरीज से पूरे प्रश्न मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं 95% प्रश्न आपको सीरीज से ही मिलने वाले हैं। कितना प्रश्न? 95%, उससे कम नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया राजन से मिलेगा या पवन से मिलेगा। मित्रों, चाहे आप राजन सीरीज उठा लीजिए चाहे पवन सीरीज उठा लीजिए, दोनों सीरीज बस बिल्कुल कंटेंट वही है, बस लिखने का तरीका दोनों लोगों का अलग अलग है। राजन वालों ने कुछ अपनी तरीके से लिखा है, पवन जैसे मैं कोई बुक छापूंगा तो किसी का बुक तो कॉपी करूंगा नहीं, हमारी कुछ अलग स्पेशलिटी होगी, दूसरे की कुछ अलग स्पेशलिटी होगी, है ना। कहीं कहीं पर कुछ त्रुटियां जो है राजन में देखने को मिलती है, कुछ त्रुटियां पवन में देखने को मिलती है। और आप लोग अगर निरंतर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो है उन त्रुटियों को जरूर पहचान पाते होंगे और उस त्रुटियों को जो है आपके पास सबसे बड़ा गूगल बाबा है, उससे आप निराकरण जरूर करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप कोई भी सीरीज पढ़ रहे हो, आपका प्रश्न जो है 90-95% आपका जो है वहीं से मिलने वाला है। तो आप सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है आपने जो पढ़ा है, सबसे आवश्यक बात यही है, आपने जो पढ़ा है उस पर आपको जो है आत्मविश्वास करना है, ठीक है। उस पर आपको आत्मविश्वास करना है। अगर पेपर कठिन आता है तो वह जो है आपके लिए ही कठिन नहीं आएगा, समस्त प्रशिक्षुओं के लिए कठिन आएगा। अगर पेपर आसान आता है तो सबके लिए आसान आएगा। मैं आपको बता दूं, पेपर कठिन आने की कोई बात ही नहीं है। जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर पूछा जाएगा। ये लगातार सदा से यही चलता है। अगर आपने सिलेबस ही नहीं पूरा किया है तो फिर समस्या होगी। अगर आपने एक बार सिलेबस को आधार बना करके पढ़ाई किया है तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। और आखिरी समय में, परीक्षा के आखिरी समय में आपको क्या करना चाहिए? मित्रों, आज परीक्षा की आखिरी रात है, कल जो है सुबह आप पेपर देने के लिए अपने गंतव्य पर निकल जाएंगे और निश्चित रूप से आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बेहतर तरीके से अपने सेंटर पर पहुंचे और परीक्षा दे। और परीक्षा के आज की रात अगर आप इस वीडियो को 10 बजे 11 बजे जब भी देख रहे हैं, और निश्चित रूप से आप निशांत ज्ञान के वीडियोज का, जो भी बच्चे निशांत ज्ञान को चाहते हो इंतजार जरूर कर रहे होंगे इस वीडियो का, तो मैं आपको बता दूं आज की आखिरी रात में आपको जो भी पेपर हो, आपका जैसे बाल विकास है और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, आपने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास चाहे राजन सीरीज है या पवन सीरीज है, अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, अब प्रीवियस यूएस गलत लिखा जाएगा तो उसे आप
को केयर मत करिएगा, मैं अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं लिख पाता हूं। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपके पास है ना, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को 2015 से लेकर के आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं, कृपया उस पेपर पर अपनी दृष्टि जरूर डालिएगा। ठीक है, कृपया उस पेपर पर अपनी दृष्टि जरूर डालिएगा, क्योंकि पीएनपी जो भी पेपर बनाता है निश्चित रूप से यूपी टेट का एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन घूम घूम करके आते हैं, तो यह तो डीएलएड का एग्जाम है, काफी सारे क्वेश्चन आपको पिछली परीक्षाओं को देखने को मिलेंगे, यह निश्चित है। क्योंकि अगर आपने यूपी टेट के बारे में थोड़ा सा भी एनालिसिस किया होगा तो 2017 का 80 to 70 to 80% क्वेश्चन पेपर जो है अब की बार 2021 के यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिला। जब यूपी टेट जैसे एग्जाम में घूम फिर करके क्वेश्चन मिल सकते हैं तो आपके डीएलएड एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो है आज की आखिरी रात आपको पूरे के पूरे सीरीज को रटना नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उसे देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा किसी भी यूट्यूबर का किसी भी जगह से आप ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास ना करें। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, जब से आपकी परीक्षा डिक्लेयर हुई है तब से मैं कह रहा हूं आपको ऑनलाइन नहीं ज्यादा पढ़ना, आपको ज्यादा से ज्यादा कहां फोकस करनी है मैंने आपको बताया। जो बच्चा बुक से और सीरीज से और अपने आप को परिपक्व करके पढ़ाई किया होगा वह कल जो है परीक्षा देने के बाद अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा। जो बच्चा केवल यूट्यूब पर और गूगल पर उंगलियां खींचा है उसे खुद समझ में आएगा उसने क्या गलती की है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा कि परीक्षा की आखिरी रणनीति क्या होनी चाहिए। मित्रों, परीक्षा की आखिरी रणनीति प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए और आपने जो पढ़ा है अगर आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर देखना है। पेपर को किस रणनीति से सॉल्व करना है मित्रों, 2 घंटे वाले पेपर की जो सॉल्विंग रणनीति होती है वो सॉल्विंग रणनीति मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जब आप पेपर देने बैठे तो आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पेपर उठाएं उसके बाद खोलना शुरू कर दी, ए हमें आता है ए नहीं आता है, ए हमें आता है ए नहीं आता है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। पूरे पेपर को आप एक बार अगर चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं, लेकिन हमारी रणनीति यही होती है जब भी हम कोई पेपर देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कभी भी पूरे पेपर को नहीं देखते हैं। शुरुआत से आप अपने इष्ट देवता का ध्यान रखिए। क्यों मैं कर रहा हूं, क्यों आपको मैं धार्मिक चीजें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो वो आपके माता पिता आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, वो आपके कुल देवता हो सकते हैं, वो आपके कोई भी हो सकता है। उनका ध्यान करके आप पहले प्रश्न से शुरुआत करिए और आखिरी प्रश्न तक चलते रहिए। जो आपको आता है उसे तो करना ही है, जो आपको नहीं आता है आपको उस पर भी कलम चलाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, कलम तो जरूर चलाना है ना। कुछ लोग कहेंगे कि पेपर का टाइमिंग थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको किस तरीके से पेपर लिखना तो मैंने तो बता दिया है पेपर आपको कैसे लिखना है, लेकिन आप टाइमिंग को ध्यान में रख करके ध्यान रखिएगा टाइमिंग को। ठीक है, क्योंकि 2 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता है। 40 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर वाले पेपर में, तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं होता है। आपको लगातार जैसे ही आपके सामने पेपर आए आपको लिखना शुरू कर देना है। कुछ लोग कहेंगे भैया अगर जैसे कि वैज्ञानिक का नाम हमें नहीं आता है तो हम किस तरीके से उसका परिभाषा देंगे। अगर आपको उम्मीद है कि आपको याद किए होंगे, अगर नहीं आता है तब भी आपको परिभाषा जरूर लिखना है ना, परिभाषा जरूर लिखना है। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, आप परिभाषा लिख करके आप आगे कुछ भी लिख दीजिएगा, ये चालाकी है ना। आगे कुछ भी लिख दीजिएगा अगर नहीं आता है, क्योंकि ये लिखित पेपर होता है और आपको लिखना आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे आप गलत बता रहे हैं, गलत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आगे आपका क्या प्रोसेस रहेगा, यही होता है कि परिभाषा लिखिए उसके आगे डाल दीजिए, है ना। लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा सही ही लिखें, यही रणनीति आपकी होनी चाहिए। लगातार लिखना प्रयास करिए, शुरू से लिखना प्रयास करिए, अंतिम तक लिखते चले जाइए और एक भी मिनट अपना समय जाया न करिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। आज क्या करना चाहिए, आज यही करना चाहिए आपको। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, चैटिंग वोटिंग से बचिए, है ना। जिससे भी आप चैटिंग करते हो रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे, उनसे चैटिंग वोटिंग पर थोड़ा सा उनसे भी कहिए कि आप भी सकारात्मक सहयोग दीजिए, हम भी सकारात्मक सहयोग देंगे। क्योंकि जीवन नैया जो है बिना नौकरी चाकरी के नहीं चलने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं या कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, तो आपकी जो जिससे आप चैटिंग वेटिंग करते हैं वह भी आएंगी, तो आपका चलने वाला नहीं है, निश्चित रूप से नहीं चलेगा, है ना। आप किसी कंपनी में 10,000 रुपए में कमाएंगे, घास खोदेंगे, तो आपका 10,000 रुपया में आपका खर्चा स्वयं का नहीं चलेगा। जिसके साथ आप चैटिंग करते हैं आप उसे क्या खिलाएंगे। तो आप थोड़ा सा कम करिए, उनसे भी कहिए सकारात्मक सहयोग दें। ठीक, बेसिकली कुछ बच्चों का है जो पर्सनली हमसे प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि भैया इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। अगर आपके साथ इस तरीके से हो रहा है तो आपकी गलती नहीं है, उम्र का एक तकाजा है, ऐसा सबके साथ होता है।
क्या सीरीज से आगे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अपने शब्दों में लिखें या किताबी भाषा में लिखें। मित्रों मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी होता है कि आपके अपने शब्द, कभी भी मनोविज्ञान या कोई भी पेपर आप दीजिए जो लिखित परीक्षा होती है, उसे कभी भी किताबी भाषा में लिखने का प्रयास न करें। जैसे कि किसी की परिभाषा होती है, जैसे वुडवर्ड साहब ने क्या कहा था, वाटसन साहब ने क्या कहा था, उनकी अगर स्वयं की परिभाषा है तो आप उनके अनुसार लिखिए। ऐसा नहीं है कि उनके एक एक शब्द जो लिखा गया वही आप लिख पाएंगे, भावार्थ लगभग वही निकलना चाहिए, वो लिख सकते हैं ना। लेकिन जब भी आप किसी सिद्धांत या किसी को समझाइए तो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए। आपके जब अपने शब्द रहेंगे तो आप उस पर 1 लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 3 लाइन भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके वो शब्द रहेंगे जो आपने किताबी भाषा से याद करके और रट करके लिखेंगे तो आप उतना ही लिख पाएंगे जो किताब में जितना 1 लाइन 2 लाइन लिखा गया है। जब आप अपने शब्दों को एक्सप्रेस करेंगे तो आप 2 से 4, 4 से 8 लाइन भी लिख सकते हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा था कितना लिखेंगे, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करिएगा। इतना भी मत लिखिएगा कि आगे के प्रश्न छूट जाएं। रणनीति आपकी यही होनी चाहिए, सभी प्रश्न अटेम्प्ट हो और अधिकांशतः प्रश्न अटेम्प्ट हो, है ना। और पेपर की क्वालिटी आप तभी देखेंगे कैसा होगा, कॉपी की क्वालिटी। और मैं आपको बता दूं, आप जो है स्केच ब्लू और ब्लैक, है ना, ब्लू और ब्लैक स्केच का भी प्रयोग करिएगा। और अगर आप हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कुछ लोग कहेंगे भैया हाइलाइटर का प्रयोग मना है, तो आप वहां के कक्ष निरीक्षक से पूछ करके ही अपनी आगे की कार्यवाही करिएगा। आत्मविश्वास और ईमानदारी, आज तक आपने जो किया है, आज तक अगर आपने पूरी ईमानदारी, मेरा मूल मंत्र यही है, ईमानदारी और प्रतिबद्धता, है ना। किसी काम को लेकर के अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल जरूर होंगे। अगर आपने प्रतिबद्धता दिखाई है डीएलएड एग्जाम को लेकर के और ईमानदारी से पढ़ाई किया है तो आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार आज की डेट में जरूर हो रहा होगा। डर लगना लाजमी है, आज जो है अगर आपको डर लग रहा है तो लाजमी है, सबके साथ डर होता है। और अगर डर ना हो तो आप जीवन में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। डर होना आवश्यक है ना, और डर होना आवश्यक है। और अगर आप डर रहे हैं लेकिन अगर आप प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ पढ़ाई किए हैं तो आपके अंदर परीक्षा देने के बाद आत्मविश्वास, और परीक्षा से पहले भी अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, जो मैंने किया है वो जरूर आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि आप बोलते ज्यादा हैं पढ़ाते कम हैं। मित्रों मैं कितना पढ़ाया हूं कितना नहीं पढ़ाया हूं ये हमारे वो बच्चे जानते हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। मैं क्या हवा में बात करता हूं या प्रैक्टिकली बात करता हूं वही जानते हैं। एक बच्चा आज लिखता है कि फालतू बात आप ज्यादा करते हैं। मित्र तो कैसा है, मैं उस पर कमेंट तो उन्हें जवाब दे दिया था कि फालतू बात करता हूं, कैसा बात करता हूं। मैं वीडियोज को, जो भी ऐसा कहता है कि फालतू बात आप करते हो, तो मैं वीडियोज को आपके घर जो है उसे अच्छे से नेग में करके नहीं भेजता हूं। आप खुद सर्च करके वीडियोज को देखते हैं। इस तरीके की बातें हमें तकलीफ देती है क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं आपके लिए ही कर रहा हूं। निश्चित रूप से इससे तो हमारा फायदा हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे आपका फायदा होता है, निश्चित रूप से हमारा फायदा होता है और 100% हमारा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे फायदे के साथ साथ, अगर हमारा फायदा होने के साथ साथ 1000, 2000, 4000 घरों में दीपक जलता है, 1000, 2000, 4000 बच्चे लाभान्वित होते हैं, तो हम अपने जीवन को सफल मानेंगे और अपना जो कर्म जो मैं कर रहा हूं ये सौभाग्यशाली वाला कर्म अपने आप को समझूंगा, है ना। तो आपकी बातों से मैं कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होने वाला हूं। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि लेकिन मैं कभी दिग्भ्रमित नहीं होने वाला हूं, आपका साथ निरंतर मैं इसी तरीके से देता रहूंगा। वीडियोज को अगर आप पूरा देख चुके हैं तो वीडियोज को अब बंद कर दीजिए, है ना। वीडियोज अगर पूरा देख चुके हैं वीडियोज को बंद कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ईमानदारी से, समय के साथ, ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेंटर की तरफ प्रस्थान करिएगा समय के साथ जाइएगा। आपके पास भरपूर समय होना चाहिए। कभी भी समय को लेकर के अगर आप परीक्षा देने गए और परीक्षा नहीं दे पाए समय की वजह से, तो आपकी ही गलती रहेगी। समय के साथ आप जाइएगा और पूरी तरीके से हल्का होकर के जाइएगा, यहां तक खा करके मत जाइएगा। और उसके बाद अच्छी नींद लीजिएगा, 11-12 बजे तक आप सो जाइएगा। उसके बाद 6 घंटा 7 घंटा की नींद लेकर के अपनी परीक्षा को संपादित कराने जाइएगा, ठीक है। और जो भी है मैं अंतिम में कहूंगा, अगर आप अभी वर्तमान में इधर उधर जो है बातचीत करके बिता दिए समय ना, तो कल आपका उसका जो घाटा फायदा होगा वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। लेकिन फिर से मैं बताऊं, यह जो समय आपके पास 21-22 साल का एज, 23 साल का एज जो चल रहा है, यह एज स्वर्णिम एज है। इसको जो है इधर उधर की बातों में बर्बाद न करें, क्योंकि सफल उनके लिए होना है जो आपको असफल होना देखना चाहते हैं। जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे हैं, बस उन्हीं के लिए और उन्हें ही दिखाने के लिए आपको सफल होना है।
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं फिर से आखिरी बात वही बोलूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। हो न मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।